व्यवहारिक बातें और ऐसी चीज़ें जो हम लोगों के टच में हैं और हमारे लोगों की हैबिट में भी है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, भी एप्लीकेशन में है, वो सब चीज़ें आपने समझाई। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, मिट्टी की नमी को नापने का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो आपने एक बात बताई कि आप उस पर चल के देख लें, जब पैर अंदर नहीं जाए इसका मतलब वो मिट्टी नम है, कीचड़ नहीं है, तो उस टाइम आप यूरिया डालेंगे तो ये बेस्ट टाइम है डालने का। बीच में आप में से किसी ने एक बोला मोटा दाना असर नहीं करता, साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, असर करता है, वो धीरे धीरे करता है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। वो एकदम नाइट्रोजन बन के उठता नहीं है, और जितना धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होगी उतना ही आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पौधे की भी इंटेक करने की लिमिट होती है। एक ही दिन में सारा नाइट्रोजन बन जाएगा, वो एक ही दिन में एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये जब स्लो रिलीज होगा 2 दिन 3 दिन, तो वो 2-3 दिन तक उसे नाइट्रोजन मिलेगी। आप इस बात पे गौर करिएगा। चलिए, थैंक यू सर। मैं अब आगे आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री डॉक्टर अखिलेश पटेल साहब को कि उनका जो टॉपिक है या उनका जो सब्जेक्ट है वो है मृदा, और शायद विश्व में सबसे बड़ी जैविक संरचना है मृदा। बाकी आगे साहब कंटिन्यू करेंगे। आदरणीय पटेल सर। धन्यवाद अविनाश जी। आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मंचासीन हमारे केंद्र के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर ए पाटिल साहब, हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर जी के तिवारी जी, NFL के क्षेत्रीय प्रबंधक सपना अविनाश जी, और आपके NFL के अन्य सह कर्मचारीगण, हमारे इस जिले के सभी एक महिला कृषि आई है, उनका मैं अपने इस कृषि विज्ञान केंद्र परिसर की ओर से स्वागत करता हूँ कि महिला सशक्तिकरण को आपने इस 50 लोगों के बीच में एक नया आयाम दिया है। ये इफ्को की जो समस्त विधाएं हैं और किस तरह से ये किसानों के बीच में काम कर रहा है, अभी आपके क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश जी ने काफी डिटेल में बताया। प्रिय किसान बंधुओं, आज़ादी के बाद इस देश में जो क्रांति का स्वरूप लाया, ये हमारे उर्वरकों का ही कमाल था। नहीं, इसी जमीन में पहले पुरातन ढंग से जब बीजों का, खाद का, पानी का, कीटनाशक का, चारा मारने वाली दवाइयों का ये जब समावेश नहीं था, तो हमारे यहाँ की पैदावार बिल्कुल नगण्य थी, ना के बराबर थी। लेकिन आप लोगों का जो ये अथक प्रयास था, इस प्रयास ने देश को काफ़ी तरक्की दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सशक्त देश होगा। आप अपने इस देश के चारों ओर नज़र डालिए, चाहे आपका पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, बर्मा हो, वहाँ पर भी इसी तरह की संरचनाएं हैं, लेकिन उनमें जज्बा और आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से आज वो खेती में कोसों दूर है। निश्चित रूप से ये हमारे सभी किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी मेहनत का परिणाम है, जो आज सभी लोगों के सामने साक्षी है, गवाह है। आज के कुछ हमारे विषय को तिवारी जी ने काफ़ी डिटेल में बताया। कुछ जरूरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। कई बार किसानों का एक प्रश्न आता है, धान में एक रोग लगता है, खैरा रोग। जब खैरा रोग लग जाता है तब किसान कहता है कि साहब हमको जिंक डालना है। वो बिल्कुल सरासर गलत है। आपको मालूम है कि ये धान की फसल है, देखिए गेहूं में नहीं लगता, कुल दोनों का एक ही है।
कुल दोनों का एक ही है, लेकिन गेहूं में नहीं लगता, लेकिन धान में खैरा रोग लगता, क्योंकि उसका वो आनुवांशिक गुण है। तो किसान को चाहिए कि जब अंतिम जुताई करता हो उसी समय 15 किलो प्रति एकड़ खेत में डाल दें, और जब उसमें रोग लग जाता है तब जिंक डालने का कोई मतलब नहीं। जैसा अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर शुरुआती अवस्था में अगर पता चल जाए तो उसका क्योर किया जा सकता है, लेकिन होने के बाद फिर वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, आपके पैसे और समय की बर्बादी है। तो उसी प्रकार से ये खैरा रोग है। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि साहब इसको यूरिया के साथ मिला करके क्या हमको डालना चाहिए? देखिए, जो हमारे 20 से 22 प्रकार के तत्व वैज्ञानिकों ने निर्धारित किए हैं पौधों के पोषण आहार के लिए, उनमें कुछ तत्वों में आपस में कंपैटिबिलिटी, मतलब आपस में अगर हम मिला दें तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और जो आप जिंक डाल रहे हैं उसमें जिंक है। तो दोनों में जैसे घर में जेठ और भयाव का रिलेशन होता है, एक दूसरे को छू नहीं सकते, ऐसे इनके बीच में रिलेशन होता है। तो जब आप दोनों को मिला करके डालेंगे तो होता क्या है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, सपोज मान लीजिए आप धान में यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया आपके पास 20 किलो हुई, जिंक 15 किलो हुआ, तो मात्रा किसकी ज़्यादा हुई? यूरिया की। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा कम होगी, तो ज़्यादा वाला छोटे वाले को दबा देगा, उसका असर आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आजकल जैसे अभी नीम कोटेड यूरिया की बात चल रही है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे सल्फर कोटेड यूरिया बना रही हैं, जिंक कोटेड यूरिया बना रही हैं, कैल्शियम कोटेड यूरिया बना रही हैं। ये जो कोटेड शब्द में जो ये तत्व जुड़े हुए हैं, आपको एडिशनल अतिरिक्त लाभ दे रहे हैं। सल्फर की पूर्ति हो रही, जिंक की पूर्ति हो रही है, साथ में यूरिया तो मिल ही रहा है, और उसकी इफिशिएंसी, जैसे अभी तिवारी जी बता रहे थे कि जो 3 दिन के अंदर 72 घंटे में जो यूरिया आपकी पौधे को लेना होगा तो ले लेगा, नहीं तो वो रिस्क करके नीचे चला जाएगा, या गैस, अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस बन करके वातावरण में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग करने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे घुलता है और पौधों को मिलता रहता है। तो हमको इसका इस्तेमाल करना है, कभी भी जिंक को और नाइट्रोजन को आपस में एक साथ मिला करके नहीं डालना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आजकल पूरे देश का एक सर्वे रिपोर्ट ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, सल्फर और जिंक। होता क्या है कि जैसे अभी तिवारी जी ने बताया कि 25 साल पहले हमारे इस क्षेत्र में, खासकर इस पश्चिमी इलाके और सतना वाले इलाके में, हमारे सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता था। सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन सबसे अधिक होता है और तेल की मात्रा भी अधिक होती है। तो ज़्यादा पैदावार या ज़्यादा प्रोटीन वाले आदमी को हमको ज़्यादा भोजन चाहिए, मतलब कि ज़्यादा वजन उठाने वाले को ज़्यादा भोजन चाहिए, पौष्टिक वाला भोजन चाहिए। और तेल की मात्रा को बढ़ाता है सल्फर, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है नाइट्रोजन। ऑलरेडी वो दे रहा है, क्योंकि वो दलहन फसल है, वातावरण की जो गैस है उसको वो भोजन के रूप में पौधों को अमोनिया या अमोनियम नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध कराता है। ये उसका फंक्शन है, उसकी ये सिम्बियोसिस प्रोसेस उसको बोलते हैं, ये उसका काम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उसमें सल्फर था, जो आपके खेत में सल्फर नेचुरल प्राकृतिक रूप से था, तो कुछ दिनों तक तो हमारे सोयाबीन की फसल बढ़िया हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा मिट्टी में घटती चली गई। तो ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे अगर आपका बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट से आप निकालने का ही काम करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे, तो एक दिन आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। तो हमारी मिट्टी का बैलेंस सल्फर के मामले में क्या हो गया? 0। तो फिर आपकी शुरुआती दौर में सोयाबीन बड़ी अच्छी दिखी,
पता लगा कि फूल के बाद उसकी फलियां बहुत छोटी छोटी, दाने बड़े छोटे छोटे हल्के हो गए, चमकदार नहीं है ना, फलियों का आकार छोटा हो गया, तो धीरे धीरे सोयाबीन की उसको वो हटा दिया। नहीं, पंजाब देखिए, जनक सोयाबीन का कौन है? पंजाब। पंजाब से आया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सोयाबीन स्टेट कहलाता था। मालवा के क्षेत्र में किसानों ने स्कॉर्पियो सफारी चढ़ना सोयाबीन की फसल से चालू किया, इसके बाद प्याज में आए, बाकी वहाँ लहसुन मिर्ची ये सब अदरक तो होती रही, लेकिन उसने किसानों को पैसा दिया, लेकिन गलती एक वहाँ पर कर दी कि सल्फर नहीं डाला। और सल्फर के बहुत सारे स्रोत हैं और सस्ते हैं, वैसे भी आपको 40-45 रुपए केजी सल्फर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे तो उसमें फास्फोरस 16% के साथ साथ 12% आपको सल्फर भी मिलेगा। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ऐसी फसल जिनकी पत्तियों के ऊपर अगर आप हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका हाथ छिल जाएगा, कट जाएगा, तो उसमें चाहिए हमको जिंक। अब आप नजर दौड़ाइए, मक्का हो गया, धान हो गई, गेहूं हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, इनकी पत्तियों के ऊपर अगर आप हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका हाथ कट जाएगा, तो उसमें चाहिए जिंक। और ऐसी पत्तियों के ऊपर जिनके ऊपर आप हाथ लगाते हैं, हल्के उसमें रोए निकले हों, तो उसमें चाहिए आपको क्या? सल्फर। अब आप नजर दौड़ा लीजिए, अरहर की पत्ती के ऊपर देखिए गद्दी नुमा लगेगा। ये सीधा मेरा पर्सनल बनाया हुआ काम से किसानों को सिंपली रूप से बताने का। तो ये नाइट्रोजन, वो आपका सल्फर और जिंक, ये पूरे कंट्री की रिपोर्ट है कि हमारी मिट्टियों में करीब 45 से 50% इसकी कमी है। अब अगला दौर, जैसे आज आप डीएपी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आगामी 10-5 साल में आप जिंक और सल्फर के पीछे भागेंगे। तो बेस्ट स्रोत ये है कि आज ही हमको अवेयर हो जाना है। बहुत कम मात्रा लगती है, 10 से 12 केजी प्रति एकड़ लगता है, और चूंकि इसकी मात्रा भी कम पौधों को लगती है, मिलीग्राम में लेते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास किलोग्राम में लेते हैं, जो अन्य तत्व होते हैं मिलीग्राम में, कुछ पीपीएम पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 लाख में एक भाग लेते हैं, तो ये एक अलग मैटर है। लेकिन जरूरत है, जैसे एक सिंपल सी चीज है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि साहब वो हमारा उसका नींबू का पौधा है, फूल लग गया, लेकिन फल उसमें नहीं ठहर रहे, गिर जाते हैं या कम लग रहे हैं, तो सीधा सिंपल उसका वो है, उसमें बोरान की कमी है। बोरान एक पौधे में 10 से 20 ग्राम आपको डालना है। सड़ी गोबर की खाद उसके चारों तरफ मिट्टी को निकाल करके फूल आने से पहले 1 हफ्ता 10 दिन पहले बढ़िया उसमें मिला लीजिए। अब बोरान क्या है? बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड होता है, जो हम कैरम खेलते हैं ना, तो सफेद पाउडर होता है, वही है, तो सस्ता है, उसको डाल देंगे, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, फ्लावर की सेटिंग अच्छी होगी, और ये समस्या आपको मिल जाएगी। दूसरा एक समस्या और आती है, कभी भी किसी भी फसल में फूल वाली अवस्था में पानी नहीं देना है, नहीं तो आपका फूल झड़ेगा, फली नहीं बनेगी, उस समय आपको पानी नहीं देना। चाहे आपका कोई भी फूल वाला, तो वो क्या कहते हैं, फल वाला पौधा हो या आपका अनाज वाला पौधा, उसमें आपको नहीं देना। चौथी चीज ये है कि अभी हम एक चीज के बारे में अवेयर नहीं है। होता क्या है, जैसे कि हमारे शरीर में हार्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट अंग होता है, ठीक है ना, हार्ट है इम्पोर्टेंट अंग होता है। तो मिट्टी का हार्ट क्या कहलाता है? कार्बन। कार्बन मतलब आपके घर की बनी हुई जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, नाडेप की खाद, सड़ी कोई आपके पेड़ पौधों की पत्तियों की, बचा हुआ जानवरों का मलमूत्र और उसका चारा भूसा, उसको बढ़िया सड़ा करके बनाइए, तो वो क्या कहलाता है? कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। हमारे यहाँ की मिट्टियों में 0.2 से 0.3 इससे ज़्यादा कार्बनिक मैटर है ही नहीं,
और किसी भी जीव को, चूंकि मिट्टी क्या है, ये जंगली है, इसके अंदर सारे जीव निवास करते हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जीव हैं जो कि हमारी मिट्टी के अंदर, जैसे तिवारी जी ने बताया कि जो हम जैसे डीएपी आपने दिया उसमें 1846 होता है, तो नाइट्रोजन तो गायब हो गया, लेकिन फास्फोरस हमारी मिट्टी में पौधे को लेने के बाद वो कहीं नहीं जाता। कहाँ रहता है? मिट्टी नहीं जाता, मिट्टी में एक तरह से वो चिपका रहता है। तो उसको निकालने के लिए जैसे ये पीएसबी कल्चर आता है ना, फास्फोरस फर्टिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है? उसको डिजॉल्व करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना? तो ये अनलॉक करता है, जैसे मोबाइल अनलॉक होता है तो उसको लॉक करने के लिए आपके पास पासवर्ड होता है, तो एक तरह से ये पासवर्ड है उसका। ठीक है ना? पीएसबी कल्चर, ऐसे केएसबी कल्चर आता है। पोटाश भी जितना आपने, जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम पोटाश दिया तो 100 ग्राम में 30 ग्राम पौधा लिया, तो 70 ग्राम कहाँ गया? आपके मिट्टी में। तो उसको बोलने के लिए केएसबी आता है, पोटाश सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया। इसी तरह से जिंक सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया भी आने लगे, सल्फर सल्फलाइजिंग बैक्टीरिया आने लगे। तो सब सारे तत्वों के अपने अपने रोल हैं, किसका कब कब कहाँ पर काम है। ठीक है ना? जैसे अभी आपको मालूम है कि जब उसमें गमोट या मिल्की स्टेज में आ जाता है तब इसके बाद से आपको यूरिया उसमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यूरिया का काम क्या है? उसको बढ़िया तंदुरुस्त बनाना, हरा भरा बनाए रखना, यही काम है ना। फास्फोरस का काम क्या है? जड़ों का विकास अच्छा करना। पोटाश का काम क्या है? उसके दानों को, फलियों को मोटा, बजनी, चमकदार बनाने का काम है, दानों को अच्छा संतुलित बनाने का काम है। इसी तरह से जो अन्य तत्व हैं इनके भी सबके अपने अलग अलग काम है। ठीक है ना? तो अब अगला दौर किसका आने वाला है? जिंक और सल्फर। फिर आप डीएपी, अच्छा डीएपी जो 1846 जिसके पीछे आप लोग भरते हैं, देखिए कितना सस्ता स्रोत है। यूरिया की जो एमएसपी है जो भी है 266 है, आपको ठीक है 300 सवा 300 जो भी 45 किलो की। ठीक है? आपका एसएसपी नियर अबाउट 300 सवा 300 रेट होगा। दोनों को आप जोड़ दीजिए, वो बराबर कर देगा। तीसरा तत्व इसमें सल्फर भी है, मिला ना आपको? इसको हमको नगन आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हमको कहीं ना कहीं दिखने को मिल रहा। तो इसके जो काम है तो दूसरे भी स्रोत है आपका 12 32 16 14 35 14 18 18 18 19 19 बहुत सारे जो कि आपको प्रतिपूर्ति डीएपी से कहीं बेहतर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्यों उसके डीएपी के पीछे लगे? भाई ये इम्पोर्ट होता है, अपनी कंट्री में नहीं बनता, बाहर से आता है, सरकार को तकरीबन 3000 रुपये में पड़ता है, सब्सिडी में ला करके 1200-1300 रुपये में पड़ता है। ठीक है ना? तो आखिर कहीं न कहीं वो आर्थिक बोझ हम सभी के ऊपर पड़ रहा है ना, देश का जो कर्ज होगा तो सबके ऊपर डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है ना? तो उसको हमको पीछे डीएपी के नहीं भरना है, अब हमको 3 से अधिक तत्व वाले तत्वों को देना है। और एक चीज और, जैसे हमने एनपीके बताया ना, अब एनपीके जिंक भी आने लगे 4 तत्व पर, एनपीके एस आने लगा 4 तत्व पर, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और सल्फर। ठीक है ना? ये तत्व आने लगे। बाकी जो शेष तत्व हैं उनकी मात्रा लगती है, लेकिन वही जीरे जैसी लगती है या दाल में नमक जैसे लगती है, लेकिन नमक होना चाहिए ना। दाल आपने बड़ी अच्छी बना दी, सब्जी बहुत अच्छी बना दी, लेकिन नमक नहीं है तो बेकार है ना। इम्पोर्टेंस है ना, भलाई एक चम्मच होना चाहिए, लेकिन उसके स्वाद को, तड़का को अच्छा बनाने के लिए चाहिए। तो ये जो छोटे वाले तत्व हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, इनके भी सबके अपने अलग अलग काम है। एक काम और करना है हमको अपनी मिट्टी को बचाने के लिए। आपको बड़ा ताजुब होगा कि ब्राज़ील देश की 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ की सोयाबीन की उपज 150 कुंटल 150 कुंटल है।
और मिट्टी मैदल वाले बैठे होंगे, इनकी 10 गुना खराब मिट्टी। कैसी मिट्टी है? लाल वाली मिट्टी, बिल्कुल लाल वाली मिट्टी। लेकिन है क्यों? उनका कार्बनिक मात्रा 1 से अधिक है, हमारा 0.2 है। 0.5 को पाने के लिए भी हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, सजग होना पड़ेगा, तभी इस मिट्टी में पैदावार हमको प्राप्त होगी। अब वहाँ क्यों है? इसका एक रीजन ये है कि जब उनका हार्वेस्टर खेत में जाता है तो दाने को लेके आता है, बाकी सब उसी में पड़ा रहता है। एक हैप्पी सीडर जाता है, उसकी जुताई करके मिला देते हैं, आपके बायो डिकम्पोजर उसमें डाल दिए, पानी डाल दिए, 30-40 दिन में सड़ा करके बिल्कुल उसी में मिल जाता है। चाहे खरीफ का सीजन हो, रबी का सीजन हो, एक तिनका उनका बाहर नहीं आता। और हम काट के लाते हैं राहा में, गाह करके माचिस मारते हैं। हमारे उनमें इतना डिफरेंस है। बिल्कुल लाल मिट्टी है, जैसे पहाड़ की लाल वाली मिट्टी होती है, मुरुम वाली, उस तरह की मिट्टी है, बेजान, जिसको हम लोग खरानों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग उसमें सोयाबीन की फसल ले रहे हैं। चाइना को सुपर राइस क्यों कहा जाता है? बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, लेकिन जहां कदम रख देते हैं चाइनीज तो सोना हीरा बनता है। इसलिए उनमें सोच लगन उनकी कहीं बेहतर है। कोरोना के नाम पे पूरी दुनिया एक तरफ थी, वो अकेला था। सब ने कहा कि हम हिसाब लेंगे, बदल लेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उसी ने फैलाया और सबसे कम नुकसान भी उसी ने जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आदमी में थोड़ा सा ठान लेना है, जुनून बनाना है, तभी ये हम देखिए होता क्या है कि अगर हमने कहा कि आप सड़ी गोबर की खाद डालो, ये करो, वो करो, तो फिर जानवर होना चाहिए। भाई अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सीधी सी बात है, जो भी आपका मटेरियल है खेत में ही वो करके उसकी जुताई कर दो। एग्जाम्पल देखना हो, ऐसे ही पहाड़ी के बीच में बीसा है, जबलपुर, बोरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है ना, वहाँ एक तिनका, इवन आपका ज्वार बाजरा मक्का, इनके वो निकाल करके उसको पूरा उसी में वो करके पानी डाल दिया, डिकम्पोजर डाल दिया, उसको सड़ा करके मिला दिया। और जितना अच्छा आपका हार्ट मजबूत होगा, उतनी लंबी आपकी लाइफ होगी, है कि नहीं? बात सही है ना? तो उसके लिए हमको संतुलित होना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक हमको इस पृथ्वी में रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पहले स्वस्थ मानसिकता बनानी होगी। उसके प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, तब वो चीज हमको मिलेगी। अगर उसके साथ हम गलत करेंगे तो वो भी हमारे साथ गलत करेगा और एक दिन निपटा देगा, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति ना बने, ये मिट्टी हमको एक दिन जवाब देगा, ये मिट्टी एक दिन हमको जवाब दे जाएगी। इसीलिए जो आपके आजकल देखिए बहुत सारे आपके प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में हैं, सस्ते हैं, रिजनेबल हैं, लिविंग में हैं, लिक्विड तरल में, ये आपके जीवाणु सुरक्षित है, इनकी लाइफ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। खड़ी गोबर की खाद में जैसे कि बनाए, मिला करके छाँव में रख दीजिए, 50 से 60% नमी बनाए रखिए, एक हफ्ता पड़ने के बाद उसको खेत में अंतिम जुताई में जा करके डाल दीजिए, ठीक है ना? तो कार्बन ये राजा है, और जब राजा स्वस्थ रहेगा तो प्रजा भी ठीक रहेगी, और राजा अगर खराब निकल गया तो बाकी फिर प्रजा बेलगाम हो जाएगी, है ना? तो ये सारे चीज़ों का वो है। और चलिए, हमारे थोड़े से प्रयास में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए 9 वर्ष ओमिक्रॉन से विमुक्त रहें, स्वस्थ रहें, परिवार को सचेत रखें, इसी में हमारी आपकी भलाई है और ये देश हित में भी होगा, है ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।